यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो बच्चा जिस समय मेरी क्लास देख रहे हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होगे और आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था सीए फाउंडेशन के बारे में। तो सीए फाउंडेशन की जब हम चर्चा करते हैं तो सीए करने के 3 स्टेप हैं। फर्स्ट इज फाउंडेशन, सेकंड इज इंटर एंड थर्ड इज सीए फाइनल। अब मैंने आपको ये भी बताया था फाउंडेशन का मतलब ही क्या होता है, बेस। आपके सीए के एंटायर ड्यूरेशन का जो बेस है ना वो है सीए फाउंडेशन। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको इंटर करने में बहुत आसानी होगी और यू कैन सी दैट इंटर करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपकी इंटर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको सीए फाइनल करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक दो चीजें और बच्चों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। वो क्या कि इस समय आपके पास टाइम है, आप अपनी कॉन्सेप्ट्स को, आप अपने बेस को और क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग। जैसे आप इंटर में आ जाएंगे तो टीचर जब आपको पढ़ाएंगे तो वो एज्यूम करेंगे कि ये चीज आपको आती होगी। फिर जब आप फाइनल में आएंगे तो टीचर फिर से ये एज्यूम करेंगे कि इंटर और फाउंडेशन की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी फाइनल की स्टडी चलती है। इसीलिए द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ सीए इज डिपेंड टोटली ऑन बेस एंड बेस ऑफ सीए इज सीए फाउंडेशन। तो एक चीज और है, जब भी आप स्टडी करते हैं तो दो तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। एक स्टडी होती है जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा जोर देते हैं। किस पे ज्यादा जोर देते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे। और एक स्टडी ऐसी होती है जिसमें आप मार्क्स पे ज्यादा जोर देते हैं। मैं दोबारा दो तीन बातें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जब आप कॉन्सेप्ट्स पे जोर देते हैं तो कई बार आप पेपर के पैटर्न से आउट चले जाते हैं, जिससे कई बार एग्जाम में आपके मार्क्स क्या आ जाते हैं, कम। कई बार आप सिर्फ मार्क्स लेने के लिए कुछ चीजों को रट लेते हैं, ग्रैम कर लेते हैं। और एक पैटर्न होता है किसी भी एग्जाम का, एक सेट पैटर्न होता है। आप उस पैटर्न के हिसाब से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं और उस पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। बट कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स कहाँ रह जाती हैं, पीछे। हमारी यहाँ पे कोशिश रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे दी जाएं और कॉन्सेप्ट्स के बाद आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पे अपना फोकस देंगे। जैसे हमारी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी वैसे हम मार्क्स पे अपना फोकस करेंगे कि हाँ ये हमारे सीए का पैटर्न है, ऐसे ऐसे आपको टेस्ट देने हैं और ऐसे ऐसे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी कॉन्सेप्ट की ही रहेगी। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो आपने +1 क्लास में या +2 क्लास में कभी ना कभी कर रखी है। अब सबसे पहली एक मैं बात करता हूं आपके सामने। आपने एक वर्ड सुना होगा, आउटस्टैंडिंग। हाँ जी सर, सुना है। आपने एक वर्ड और सुना होगा, ड्यू। जी हाँ सर, ये भी वर्ड सुना है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बस वो अपने मन में सोचें, इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग एंड ड्यू? एंड इफ योर आंसर इज यस, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग एंड ड्यू? मेरा क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या आउटस्टैंडिंग और ड्यू में कोई डिफरेंस होता है? और अगर डिफरेंस होता है तो क्या डिफरेंस होता है, आप अपने मन में सोचिए। मैं बस 1-2 सेकंड का पॉज लूंगा और फिर इसका आंसर बताना स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके आंसर की। पहले डिफरेंस बाद में बताऊंगा, मैं पहले सिमिलरिटीज बताऊंगा। सर, आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी होती है। जी हाँ। और ड्यू भी हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक। आउटस्टैंडिंग में क्या होती है, लाइबिलिटी। ड्यू भी क्या होती है, लाइबिलिटी। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो मैं बताता हूं क्या डिफरेंस है। हमने फॉर एग्जांपल 10 अगस्त को कहीं से गुड्स परचेज करी। हमने 10 अगस्त को कहीं से गुड्स क्या करी, परचेज। और ये परचेज हमने करी जी क्रेडिट पे, मतलब उधार परचेज करी। और सामने वाले को हमने कहा कि भाई साहब हम आपको पैसा 25 अगस्त को पे करेंगे। ठीक है जी। और ये रुपीज थे 10,000। ये रुपीज कितने थे, 10,000 रुपीज। फिर से देखें, मैंने अब तक आपको क्या बताया। हमने 10 अगस्त को कहीं से गुड्स परचेज करी और गुड्स हमने उधार क्रेडिट में परचेज करी। और क्रेडिट की टर्म ये थी कि हमने 25 अगस्त को उसको क्या करनी थी, पेमेंट। और रुपीज थे हमारे 10,000 रुपीज। अब पहला क्वेश्चन, क्या ये 10,000 रुपीज हमारी लायबिलिटी है? आंसर इज यस। तो ये 10,000 रुपीज हमारे क्या हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग। क्या हो जाएंगे हमारे, आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अब तक हमने इसकी पेमेंट नहीं करी। लेकिन क्या सामने वाली पार्टी 25 अगस्त से पहले मेरे से ये वाली पेमेंट मांग सकती है? आंसर इज नो। वो 25 अगस्त को सामने वाली पार्टी मेरे पास आएगी, मेरे पास कॉल करेगी, कहेगी कि सर आपने 10 अगस्त को हमारे से माल परचेज किया था और आपने कहा था कि हम 25 अगस्त को आपको पेमेंट करेंगे। आज 25 अगस्त हो चुकी है, आपका अमाउंट ड्यू हो चुका है, प्लीज
मुझे पे कर दो। इट मीन्स सामने वाले के पास राइट आ जाता है पैसा मांगने का, तो चीज हो जाती है ड्यू। और जब तक सामने वाले के पास पैसा मांगने का राइट नहीं आता, जब तक वो मेरी लायबिलिटी तो है, और वो क्या कहलाएगी, आउटस्टैंडिंग। तो ये मैंने आपको छोटी सी एक बात बताने की कोशिश करी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग एंड ड्यू। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल्स में आपको बहुत कहा जाता था कि बच्चों अपनी फीस जमा कराओ, आपकी फीस ड्यू हो चुकी है। हर एक स्कूल की एक डेट होती है कि इस डेट तक आपको पेमेंट जमा करानी है, तो वो पेमेंट मांगने का जब राइट उनके पास आ जाता है, तो ये कहते हैं कि आपकी फीस क्या होगी, है ड्यू। तो मुझे उम्मीद है आपको छोटा सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जिसकी मैंने पेमेंट नहीं करी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, मैंने उसकी पेमेंट 25 अगस्त को करनी है, तो 25 अगस्त को ये चीज ड्यू हो जाएगी, उससे पहले ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग भी लायबिलिटी होती है और ड्यू भी क्या होती है, लायबिलिटी। तो एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है आज हमने आते ही ये जो छोटा सा डिफरेंस किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने यहाँ बात की थी कि क्रेडिट परचेज करी, अब क्रेडिट परचेज की चर्चा भी मैं कर देता हूं साथ साथ। अब समझना, जो चीजें मैं आपको समझाऊंगा आज, ये कभी ना कभी किसी ना किसी चैप्टर के साथ लिंक हो जाएंगी जाके, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझनी है। और इट मे बी पॉसिबल कि वो एक से ज्यादा चैप्टर्स के साथ जाके क्या हो जाए, लिंक। सेल, सेल दो तरह की होती है सर, हमें मालूम है, एक कैश सेल होती है और एक क्रेडिट सेल होती है। अगर मैं सेल करूं और पैसे साथ के साथ ले लूं तो कैश सेल, और वो सामने वाली पार्टी बाद में पैसे दे, अभी नहीं दे रही, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल फिर दो तरह की होती है। हाँ, क्रेडिट सेल फिर कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। मैंने राम को उधार माल बेचा, राम ने कहा साहब मैं आपको 10 दिन बाद पैसे दूंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, तू अपना दोस्त है, ले जा, 10 दिन बाद पैसे दे दियो। मैंने राम से किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कराई, तो राम मेरा क्या बन जाएगा, डेटर। राम मेरा क्या बन जाएगा, डेटर। ठीक है जी। अब मैंने शाम को भी माल उधार बेचा, शाम ने भी कहा कि मैं 30 डेज के बाद पेमेंट करूंगा। मैंने कहा देखो शाम, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन बिजनेस अपनी जगह, आप एक लीगल डॉक्यूमेंट पर लिख कर दो कि आप 30 दिन बाद पेमेंट कर दोगे। तो श्याम एक लीगल डॉक्यूमेंट पर मुझे लिख के देगा कि वो 30 दिन बाद पेमेंट कर देगा, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट मेरे लिए क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है सर। अगर मैंने किसी को उधार सेल करी और उस सेल लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कराए, तो वो प्राणी मेरा सिर्फ क्या बन जाएगा, डेटर। और अगर मैंने उससे किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करा लिए, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट मेरे लिए क्या कहलाएगा, बी आर बिल्स रिसीवेबल। डेटर भी हमारे लिए एसेट होती है और बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या होती है, एसेट। आगे चल के हमारे एक चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें ही बताया जाएगा कि डेटर्स बी आर में कन्वर्ट हो जाते हैं और बी आर डेटर्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट। मैं एग्जांपल देता हूं, राम ने मेरे को 20 दिन बाद पैसे देने थे, मैंने उससे लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कराए, तो राम क्या बन गया, डेटर। 20 दिन हो गए, 20 दिन बाद मैंने कहा राम आओ, मेरे पास आओ, और मेरे 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लाओ मेरी पेमेंट करो। राम कहते हैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं और 15 दिन बाद पैसे दूंगा। मैंने कहा राम, तेरे पास, तेरे से जो मुझे फेथ था वो हो गया कम, अब लिख कर दो, अब लीगल डॉक्यूमेंट पर लिख कर दो कि आप 15 दिन बाद पेमेंट करोगे। तो राम जो मेरा डेटर था, वो मुझे लिख कर देगा कि मैं अब पेमेंट करूंगा, तो वो डेटर की कैटेगरी से हट जाएगा और क्या बन जाएगा, वो मेरा बी आर बिल्स रिसीवेबल। ठीक है जी। डेटर मेरा डिक्रीज हो गया और बी आर मेरा क्या हो गया, इंक्रीज। तो मैंने ये बताया डेटर्स किस में कन्वर्ट हो गए, बी आर में कन्वर्ट हो गए। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करता है, क्या बी आर भी डेटर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, जी हाँ। श्याम ने मुझे एक लीगल डॉक्यूमेंट पर लिख कर दिया था कि मैं साहब आपको इतने दिनों बाद पैसे दूंगा, ड्यू डेट पर। कब जी, ड्यू डेट पर। ये बी आर क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो ये बी आर की कैटेगरी में से रिड्यूस हो जाएगा और ये मेरा दोबारा से क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि डेटर्स बी आर में कन्वर्ट हो जाते हैं और बी आर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेटर्स में। तो इस चीज को दोबारा कंप्लीटली देखते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, फर्स्ट इज कैश सेल, सेकंड इज क्रेडिट सेल। अगर मुझे सामने वाली पार्टी पर फेथ है, अगर मुझे सामने वाली पार्टी पर क्या है, फेथ, तो मैं उससे किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन
नहीं कराऊंगा और वो प्राणी मेरा क्या बन जाएगा, डेटर, और लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करा लूंगा तो क्या बन जाएगा, बीआर। इसके मैंने लॉजिक भी बता दिए। जिस पर ज्यादा फेथ होता है हम उसे जवानी उधार दे देते हैं तो वो डेटर, और उससे लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करा लेते हैं कि कब पैसे देगा, कितने पैसे देगा, तो लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा बीआर। ये दोनों हमारे लिए क्या होती हैं, एसेट। नियर फ्यूचर में डेटर बीआर में कन्वर्ट हो जाता है और बीआर किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेटर में। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर करेंगे तो इसको फिर और डिटेल में वहां पर किया जाएगा। मजे की बात, ये दोनों मेरी करंट एसेट है और इन दोनों का जो टोटल है वो कहलाता है अकाउंट रिसीवेबल, या इसे ट्रेड रिसीवेबल भी बोला जाता है। अब ये तो है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मैंने किसकी समझाई आपको, सेल की। अब मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करती हैं। अगर मैं इस सेल की जगह वर्ड लिख दूं परचेज, और परचेज लिखते ही इसके रिवर्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं, इट मींस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है। हाँ सर, याद आ रहा है, मैं भी परचेज भी दो तरह की होती है, कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। सामने वाला मेरे से, ध्यान से सुने, मेरे से लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कराता, मेरे से लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कराता तो क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। और अगर वो मेरे से लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कराएगा, मैं साइन करके दे रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। और ये दोनों मेरी क्या होती हैं, लायबिलिटी। और कौन सी लायबिलिटी होती है जी, करंट लायबिलिटी। और इन दोनों के टोटल को क्या बोला जाएगा, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेएबल, और इसे ट्रेड पेबल्स भी बोला जाता है। फिर फ्यूचर में क्या क्रेडिटर्स, फ्यूचर में क्या क्रेडिटर्स बिल्स पेबल में और बिल्स पेबल क्रेडिटर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, आंसर इज यस। आप समझ ही गए होंगे। जैसे मेरा जो बीआर था वो किसी ना किसी के लिए तो बीपी था ना, तो जब डेटर बीआर में और बीआर डेटर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो क्रेडिटर्स बीपी में और बीपी क्रेडिटर्स में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरा कोई क्रेडिटर था, मैंने उसको पेमेंट देनी थी, मैं उसे ड्यू डेट पर टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाया। ये बेटा थोड़ी सी वीडियो तंग करिए, एडजस्ट कर लेना। आपको साउंड तो उम्मीद है साफ सुनाई दे रही होगी। ये अकाउंट्स पेबल, मेरा कोई क्रेडिटर था, मेरा कोई क्रेडिटर था, मैं उसको ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर पाया। अब वो कहता है भाई लिख के दे, मैं लिख के दूंगा तो बीपी हो जाएगा, और कई बार मेरा बीपी डिसऑनर हो जाएगा, जो सामने वाले के लिए बीआर होगा, तो बीपी क्रेडिटर्स में कन्वर्ट हो सकता है, क्रेडिटर्स बीपी में कन्वर्ट हो सकता है। ये मैंने आपको सेल, परचेज, डेटर, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल्स, ये सारे वर्ड मैंने आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है आपके कुछ ना कुछ पॉइंट कुछ ऐड ही हुए होंगे इसके अंदर। तो ये हमने बात करी सेल की, परचेज की। ये हमारा आज का था सेकंड टॉपिक, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, पहला टॉपिक कौन सा रिवाइज किया आज हमने, कि आउटस्टैंडिंग और ड्यू में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी बात आज हमने क्या सीखी, सेल और परचेज के रिगार्डिंग, बीआर बीपी के रिगार्डिंग, और सारी चीजें हमने इसकी करी। ये हो गए हमारे दो कॉन्सेप्ट आज के कंप्लीट। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो मैंने उस दिन भी कराई थी, आज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड की कॉन्सेप्ट, कि हम अकाउंट्स कितने पीरियड के लिए, कितने समय के लिए बनाते हैं। आप कहोगे सर ये कोई पूछने वाली बात है, हम एक साल के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, और यू कैन से दैट हम 12 महीने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं। सर ये 12 महीने कौन से हो सकते हैं, ध्यान से सुने, ये 12 महीने कौन से हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स एंड अकॉर्डिंग टू टैक्स। टैक्स मतलब इनकम टैक्स। अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स ये कोई से भी 12 महीने हो सकते हैं। मैं क्या 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के अकाउंट्स बना सकता हूं, आंसर इज बिग यस, बना सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है। जब मैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के अकाउंट्स बनाऊंगा, तो मुझे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के प्रॉफिट की कैलकुलेशन मेरे सामने आ जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स कहता है भाई साहब आपको 1 अप्रैल से अकाउंट्स बनाने हैं, और 31 मार्च तक जो आपने सेल परचेज करी उससे जो प्रॉफिट सामने आया, उस प्रॉफिट पर हमें क्या चाहिए, टैक्स। तो अगर बच्चों मैं अकाउंट्स के हिसाब से जनवरी से दिसंबर तक के अकाउंट्स बना लूं, तो इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से मुझे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अकाउंट्स दोबारा से बनाने पड़ेंगे। तो हम दो दो बार मेहनत नहीं करते, इसीलिए हम सारे अकाउंट्स क्या बना लेते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बना लेते हैं। और इसकी खास बात बता दूं,
जिस ईयर का 1 अप्रैल होता है उससे नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च होता है। फॉर एग्जांपल ये 1 अप्रैल 2019 होगा तो ये 31 मार्च 2020 होगा, जिसके दौरान आपने 12th क्लास की है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। ये फ्यूचर में डिटेल में इनकम टैक्स में आपको सर बता देंगे। तो नॉर्मली हम 12 महीने के अकाउंट्स बनाते हैं। ये बात तो सर हमें पता थी कि हम अकाउंट्स 12 महीने के बनाते हैं। अब मैं ये पूछता हूं कि अगर हम 12 महीने के अकाउंट्स ना बनाते तो दो ऑप्शन थी। हाँ सर, दो ऑप्शन थी। या तो हम 12 महीने से ज्यादा के अकाउंट्स बनाते, फॉर एग्जांपल हम 2 साल के अकाउंट्स बनाते, या हम 12 महीने से कम, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स के अकाउंट्स बनाते। तो प्रॉब्लम क्या थी? मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि हम कितने दिन के अकाउंट्स बनाते हैं, ये तो सबको मालूम है कि हम 12 महीने के अकाउंट्स बनाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम 12 महीने के अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, 6 महीने के या हम 2 साल के अकाउंट्स क्यों नहीं बनाते? सर सिंपल सी बात है, अगर हम 6 महीने के अकाउंट्स बनाएंगे तो 6 महीने का प्रॉफिट पता चल जाएगा और हर 6 महीने बाद बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और अगर हम 2 साल बाद अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें 2 साल के प्रॉफिट का पता चलेगा कि हमने पिछले 2 साल में क्या प्रॉफिट कमाया, और 2 साल बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। समस्या क्या आएगी, जरा समझने की चेष्टा करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आएगा, चेष्टा। कोशिश करें। अगर हम 6 मंथ्स के अकाउंट्स बनाते हैं, चलो एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड ऑन करता हूं। अगर हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, सर कोई भी काम, हाँ, आप जिंदगी में कोई भी काम करते हो तो दो चीजें आपके सामने आएंगी। एक इस काम को करने की कॉस्ट और एक उस काम को करने के बेनिफिट्स। एक उस काम को करने की कॉस्ट और दूसरा उस काम को करने के बेनिफिट्स। अगर आपको ये लगेगा कि बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट, तभी तो वो आप काम करोगे ना, अदरवाइज आप वो काम ही नहीं करोगे। आपने भी सी में एडमिशन लिया तो सी की कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी, कुछ आप सी इंस्टीट्यूट को पेमेंट देंगे, कुछ हमें पेमेंट देंगे, बुक्स आएंगी, नोट्स आएंगे, टेस्ट दोगे, बड़े पंगे होंगे आने जाने के लिए, आपको व्हीकल में पेट्रोल का खर्चा होगा। सीए करने की बहुत सारी क्या लगेगी आपकी कॉस्ट, और आपको सीए करने के बेनिफिट भी दिख रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि सीए करने के बेनिफिट्स आर मोर देन कॉस्ट तो ही आप सीए का कोर्स ज्वाइन करेंगे। हाँ सर सही बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप जिंदगी में कोई भी काम करते हो तो दो चीजें सामने आती है, एक कॉस्ट और एक उसके बेनिफिट। ये बेनिफिट्स आर मोर देन कॉस्ट तभी तो आप वो काम करोगे। इसका रिवर्स हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो आप वो काम करने से क्या कर दोगे, मना। अगर हम 6-6 महीने के अकाउंट्स बनाएंगे तो अकाउंट्स बनाने की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी अकाउंट्स बनाने के बेनिफिट से। हाँ सही बात है। इसीलिए हम 6 मंथ्स के अकाउंट्स नहीं बनाते। अकाउंट्स बनाने की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा, और अकाउंट्स बनाने के बेनिफिट क्या हो जाएंगे, कम। बच्चे कहते हैं कितनी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, अकाउंटेंट तो हमने रखा ही हुआ है, सीए तो हमने रखा हुआ है। नहीं, अकाउंट्स बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस चीज को और डिटेल में समझाता हूं मैं आपको। हम बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं या अकाउंटिंग करने के लिए करते हैं? सर मजाक कर रहे हो क्या? बिजनेस तो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। हमने +1 क्लास में ही पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस तो करते ही हम प्रॉफिट कमाने के लिए। अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हम बिजनेस थोड़ी ना करते हैं। तो भैया अगर आप 6-6 महीने बाद अकाउंट्स बंद करोगे तो आपको हर 6 महीने बाद ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और बड़ी सारी आपको जो है ना लीगल डॉक्यूमेंट्स और प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। अकाउंट्स बनाने में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो बिजनेस में एनर्जी कब लगाओगे? हाँ सर सही बात कह रहे हो। तो इसलिए हम 6 मंथ्स के अकाउंट्स नहीं बनाते। एक और भी रीजन है कि हम 6 मंथ्स के अकाउंट्स क्यों नहीं बनाते, वो भी बताता हूं आपको। एक वर्ड होता है सीजनल वेरिएशन, और यू कैन से दैट फ्लक्चुएशन। अगर हम 6 मंथ्स के अकाउंट्स बनाएंगे तो सीजनल वेरिएशन अकाउंट्स में दिखेगी। दोबारा सुने मैंने क्या कहा, अगर हम 6-6 महीने के अकाउंट्स बनाएंगे तो सीजनल वेरिएशन अकाउंट्स में दिखेगी। मैंने पहले 6 महीने के अकाउंट्स बनाए, फिर अगले 6 महीने के अकाउंट्स बनाए। पहले 6 महीने में मेरी सेल थी 10 लाख रुपए, और अगले 6 महीने में मेरी सेल थी 6 लाख रुपए। अब आप कहोगे सर हमने पिछले 6 महीने में जो सेल करी थी वो ज्यादा थी और सेल कम है, इट मीन्स आपकी सेल क्या हो रही है, रिड्यूस। अगर आप 6 मंथ्स के अकाउंट्स बनाएंगे तो आपके दिमाग में एक ऐसी धारणा आएगी जो कि गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूं।
इट मे बी पॉसिबल जो आप बिजनेस कर रहे हो फर्स्ट 6 मंथ में उस बिजनेस का सीजन आ जाए और आखिरी के 6 महीने में उस बिजनेस का सीजन ना हो और अगले 6 महीने में फिर से सीजन आ जाएगा और सेल आपको फिर से 11 लाख रुपए दिखेगी। आप कहोगे यार कभी सेल घट रही है कभी सेल बढ़ रही है, समझ में ही नहीं आ रहा बिजनेस क्या चल रहा है। मैं और एग्जांपल लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं शूज का काम करता हूं। इस 6 महीने में सर्दियां हैं। अब सर्दियां तो जो लोग बाग नॉर्मल रूटीन में शूज नहीं पहनते, सर्दियां आती वो भी शूज परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस 6 महीने में जिस 6 महीने में सर्दियां हैं उसमें आपकी सेल नॉर्मली नेचुरली ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू समर। समर में जो नॉर्मल व्यक्ति जूते पहनते हैं वो भी फिर सैंडल पहनने लग जाएंगे, चप्पलें पहनने लग जाएंगे और जहां ऑफिस में कंपलसरी होंगे शूज वही शूज परचेज करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है इस गर्मियों में शूज की सेल नेचुरली कम होनी है और वो सीजनल फ्लक्चुएशन अकाउंट्स में दिख रही होगी। हाँ, और अगर मैं इस 12 महीने के अकाउंट्स बना लेता तो मेरी प्रॉमिस जितने भी आज तक आपने बिजनेस सुने हैं, जितने भी आपने आज तक बिजनेस सुने हैं, उन सब का सीजन आके जा चुका होगा। मतलब इस 12 महीने में हर एक बिजनेस वाला अपना पीक सीजन भी देख लेता है, ऑफ सीजन भी देख लेता है, एवरेज सीजन भी देख लेता है। तो अगर मैं 12 महीने की सेल देखूं और फिर अगले 12 महीने की सेल देखूं तो इसका जो मैं कंपैरिजन करूंगा वो कंपैरिजन हेल्दी कंपैरिजन होगा एज कंपेयर टू दिस कंपैरिजन। अच्छा जी, ये तो सर इतनी सारी हमने खामियां बता दी कि भैया 6 महीने के अकाउंट्स बनाओगे तो ये दिक्कत आएंगे आपको, इसलिए 6 महीने के अकाउंट्स नहीं बनाने चाहिए। तो एक काम करते हैं सर 2 साल के बना लेते हैं। अगर आप 2 साल के अकाउंट्स बनाओगे तो मैं एक बात तो मानता हूं कि आपके अकाउंट्स बनाने की कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन लेकिन एक वर्ड होता है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब होता है कमियां, लूप होल्स। आपके ड्रॉबैक आपको कब पता चलेंगे, 2 साल के बाद। आप अपनी गलतियों को ठीक करने के डिसीजन कब ले पाओगे, 2 साल बाद। और आपने बिजनेस स्टडी में कभी ना कभी जरूर सुना होगा डिसीजन अगर टाइम से लेते हैं तभी डिसीजन की वैल्यू है, अगर हम डिसीजन लेट लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो डिसीजन इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा और यू कैन से दैट उसका इंपैक्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम टाइम से ही डिसीजन लेंगे जब भी वो डिसीजन फ्रूटफुल रहेगा। इट मींस अगर हमने 2-2 साल के अकाउंट्स बनाए तो हमें अपनी बिजनेस की कमियां कब पता चलेंगी, 2 साल के बाद। उन कमियों को दूर करने का टाइम ही निकल जाएगा तो हम सही ढंग से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अकाउंट्स बनाने के लिए हमने 12 मंथ का पीरियड, 1 साल का पीरियड क्या करा डिसाइड। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी यही कहती है कि हमें 12 महीने के लिए और यू कैन से दैट 1 महीने के लिए क्या बनाने चाहिए, अकाउंट्स। ये मैंने आज आपको थर्ड पॉइंट कराया। हाँ सर, रिवाइज भी करा दो। पहला पॉइंट कौन सा कराया था मैंने आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग एंड ड्यू। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या कराया था, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। और फिर परचेज करा दिया था, डेटर क्रेडिटर्स बीआरबीपी करा दिया था। तीसरा मैंने आज आपको आते ही कराया पीरियड की कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की। अकाउंट 12 महीने के क्यों बनाते हैं, 6 महीने के और 2 साल के क्यों नहीं बनाते। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज सीखने की करते हैं कोशिश। एक चीज और सीखते हैं आज, और एक चीज और सीखने के बाद मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा रिगार्डिंग सीए। वो क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। हालांकि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट हालांकि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन ऑनलाइन भी कराई थी आपको, आज फिर से बता देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे नहीं थे। मैचिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समय लेगी, ये आज की लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारी और इसके बाद कुछ सीए की चर्चा करेंगे, फिर अपनी वीडियो को देंगे पूर्ण विराम। अगर मैं इस m को 90 डिग्री के एंगल पे घुमाता हूं तो ये 3 के जैसा दिखेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कितनी बातें कहता है, 3। कौन कौन सी 3 बातें कहता है, जरा ध्यान से सुने। जिस पीरियड की इनकम है, जिस पीरियड की क्या है इनकम, उसमें से उसी पीरियड के एक्सपेंडिचर आपको मैच करने हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, जितनी क्वांटिटी की इनकम है, जितनी क्वांटिटी की इनकम है उसमें से उतनी ही क्वांटिटी के एक्सपेंडिचर आपको क्या करने हैं, मैच। और तीसरी बात क्या कहता है, जिस नेचर की इनकम है उसमें से उसी नेचर के एक्सपेंडिचर क्या करने हैं, मैच। इसको हम बोलते हैं ए, इसको हम बोलते हैं बी, इसको हम बोलते हैं सी। इन तीनों को एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं।
अभी तक हमने क्या पढ़ा? मैचिंग कॉन्सेप्ट कितनी बातें कहती है? 3। पहली बात क्या कहती है? जिस पीरियड की इनकम है उसमें से उसी पीरियड के एक्सपेंडिचर क्या किए जाएंगे? मैच। दूसरी क्या है? जितनी क्वांटिटी की इनकम है उसमें से उतनी क्वांटिटी के एक्सपेंडिचर क्या किए जाएंगे? मैच। और तीसरी क्या कहती है? जिस नेचर की इनकम है उसमें से उसी नेचर के एक्सपेंडिचर क्या किए जाएंगे? मैच। पहले बात करते हैं ए नाम का एग्जांपल। ये मेरा अकाउंटिंग है और अभी अभी हमने बताया 12 महीने के लिए क्या बनाते हैं? अकाउंट्स। अब इस 12 महीने में जो मैंने सेल की है वो मेरी इनकम की तरह हम ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। अब इस सेल में से इस 12 महीने के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो मैं माइनस करूंगा तो जाके बैलेंस शीट फिगर मेरा क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस। अब इस एक्सपेंडिचर की मैंने पेमेंट करी है या मैंने पेमेंट नहीं करी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी 12 महीने के खर्चे लिखने हैं मैंने, बात खत्म। मैंने पे करे चाहे नहीं करे। सर अगर हम अगले साल के एक्सपेंडिचर एडवांस पे कर दें तो क्या वो ये खर्चे नेक्स्ट ईयर के माने जाएंगे? आंसर इज यस। इस चीज को मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जब आप फाइनल अकाउंट करते हैं तो आपको बताया जाता है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। फिर आपको अच्छे से याद होगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हम एक्सपेंडिचर में प्लस कर देते थे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा देते थे, और प्रीपेड एक्सपेंडिचर हम एक्सपेंडिचर में से क्या कर देते थे? माइनस। क्योंकि आउटस्टैंडिंग मेरे इस साल के खर्चे हैं, मुझे मैच करने हैं। प्रीपेड मेरे इस साल के खर्चे नहीं है तो मुझे यहाँ पे नहीं शो करने। मैं पी एंड एल में प्रीपेड में से क्या कर देता हूँ? प्रीपेड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में से क्या कर देता हूँ? माइनस। मुझे उम्मीद है छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। जिस पीरियड की इनकम है उसमें से उस पीरियड के एक्सपेंडिचर क्या कर दिए? मैच। दूसरी बात समझाने की कोशिश करता हूं मैं। बी पॉइंट, जितनी क्वांटिटी की इनकम है। क्या समझा रहे हैं? अब हम क्वांटिटी की बात चर्चा कर रहे हैं। जितनी क्वांटिटी की इनकम है उसमें से उतनी क्वांटिटी के एक्सपेंडिचर क्या किए जाएंगे? मैच। एग्जांपल, मैंने इस साल बिजनेस शुरू किया। मैंने इस साल बिजनेस शुरू किया। यहां लिखता हूं मैं ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने इस साल बिजनेस शुरू किया तो मैंने यहाँ क्या लिखा? सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। और खुद बताएं दिमाग लगा के, ओपनिंग स्टॉक के सामने फिगर कितना लिखूं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इस साल बिजनेस क्या किया है? स्टार्ट। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? 0। मैंने परचेज करी गुड्स तो मैंने यहाँ लिख दिया टू परचेज। मैंने 100 गुड्स परचेज करी और ये गुड्स मैंने परचेज करी 500 रुपीज की ईच, तो ये 50,000 रुपीज मेरे किसमें आ गए? परचेज में। टू डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ही नहीं और मैंने आगे लिखा बाय सेल। मैंने 90 यूनिट्स सेल कर दी और मैंने जो सेल करी है वो 600 रुपीज के हिसाब से सेल कर दी। 9 6 द 54 और उसके आगे 3 जो लगा देता हूँ 54,000। अब ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन, क्या हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्वांटिटी और रेट, क्या हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्वांटिटी और रेट लिखते हैं? आंसर इज नो। हम तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट करते हैं, मनी के रूप में जो काउंट करते हैं मनी मनी लिखते हैं, क्वांटिटी तो लिखते नहीं। तो हम नॉर्मली आते कैसे लिखते थे? टू परचेज 50,000 और बाय सेल 54,000, 54,000। मेरा पहला क्वेश्चन, ये 54,000 की जो सेल है इनकम है कितनी यूनिट्स की है? 90। दोबारा से, ये जो 54,000 रुपीज की सेल है ये कितने यूनिट्स की है? 90 यूनिट्स की सेल है। लेकिन ये जो मैंने एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं, क्या ये एक्सपेंडिचर 90 यूनिट्स के हैं? जी नहीं सर, ये एक्सपेंडिचर तो 100 यूनिट के हैं। तो क्या मैं 90 यूनिट्स की इनकम में से 100 यूनिट के एक्सपेंडिचर मैच करा पाऊंगा ना? हमारे को मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था भाई, जितनी क्वांटिटी की इनकम है उसमें से उतनी ही क्वांटिटी के एक्सपेंडिचर आपको क्या करने हैं? मैच। हाँ सर। तो या तो सर इसको 100 कर लो आप या इसको 90 कर लो, मैं दोनों ही नहीं करूंगा। जब मैंने सेल ही 90 करी है तो मैं 100 लिख ही नहीं सकता। हाँ सर। तो सर यहाँ 90 कर दो, मैं 90 कर ही नहीं सकता। जब मैंने परचेज 100 यूनिट करी है और 50,000 की पेमेंट करके माल परचेज करके लाया हूं तो मैं यहाँ 90 कर ही नहीं सकता। तो क्या करें? हम यहाँ लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 10 यूनिट 500 रुपीज की। एक तो कितने रुपए हो गए? 5,000। टोटल ये कितने हो गए? 59,000। ये हो गए 59,000। 59,000 में से 50,000 घटाएंगे तो ये क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आपका 9,000। मैं प्रूव भी करता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट 9,000 कैसे आया। आपने कितनी यूनिट्स सेल करी हैं? 90।
आपने यूनिट्स कितने रुपए की एक सेल करी है 600 की, अप्लाई कितने की थी 500 की, तो एक यूनिट पे आपने क्या अर्न किया 100 रुपीज, तो 90 यूनिट्स पे आपने क्या अर्न किया 9000 रुपीज। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते तो वो भी एडजस्ट कर लेते, लेकिन मैंने समझाने के लिए ये फिगर क्या ले लिया नील, और ओपनिंग स्टॉक का फिगर भी मैंने आपको समझाने के लिए क्या ले लिया नील। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। हमारे सीए में जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, हमें ये सिखाया गया अब तक कि क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। हमारे सी में क्वेश्चन ये आएगा, हमारे सी में क्वेश्चन ये आएगा कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट क्यों करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट क्यों करते हैं। आज तक आपने सीखा कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या दिखाते हैं, तो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखाते हो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। इसका भी लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा, और उसमें भी लगभग 40-50 मिनट लग जाते हैं ये लॉजिक समझने में कि हम क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर लेस क्यों समझते हैं। कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन हमारा चैप्टर आएगा, उसमें इसकी डिटेल में क्या करेंगे चर्चा। ठीक है सर, हम क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखाते हैं, ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। कितने रुपए का दिखाते हैं, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अच्छा, ये कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लेस कौन कहता है, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। और हमने क्रेडिट क्यों किया, ये कौन कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। हे भगवान, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सी में, दोबारा से सुनिए। हम क्लोजिंग स्टॉक क्यों क्रेडिट करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। कितने रुपए से क्रेडिट करते हैं, कंजर्वेटिज्म की प्रिंसिपल की वजह से। ठीक है जी, अब मुझे उम्मीद है ये आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, बी पॉइंट, कि जितनी क्वांटिटी की इनकम है उसमें से उतनी क्वांटिटी के एक्सपेंडिचर क्या करने हैं, मैच। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जिस नेचर की इनकम है उसमें से उसी नेचर के एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, मैच। इसको भी मैं समझाता हूं। पॉइंट नंबर 7, नेचर की बात कर रहा है जी, पेज नंबर 7 था ये। नेचर की बात कर रहा है कि जिस नेचर के एक्सपेंडिचर है उसमें से उसी नेचर की इनकम एडजस्ट करनी है। दो तरह की नेचर होती हैं, एक रिवेन्यू नेचर की चीजें होती हैं, एक कैपिटल नेचर की चीजें होती हैं। तो कहता है रिवेन्यू नेचर की इनकम में से आपको रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर ही मैच करने हैं, और कैपिटल नेचर की अगर आपको कोई इनकम हो जाती है तो उसमें से कैपिटल नेचर के आपको एक्सपेंडिचर क्या करने हैं, मैच। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि हमने कब ऐसा किया कि कैपिटल नेचर की इनकम और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर मैच करे, और रिवेन्यू नेचर की इनकम और रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर मैच करे। सर ऐसा तो हम बचपन से ही करते आए हैं कि रिवेन्यू नेचर की इनकम है, जैसे हमने P&L अकाउंट बनाया, सेल के थ्रू हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पास करके एंट्री ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, और उसके बाद नॉर्मल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने उसमें से मैच करे, नेट प्रॉफिट सामने आ गया। हाँ, अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल। हमने एक शेयर इशू किया 10 रुपीज का, और हमने भी 10 रुपीज में इशू कर दिया। हमने कोट किया 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, एंड 1 रुपीज ऑन सेकंड कॉल। 2 + 3 5 + 4 9 + 1 कितने हो गई जी, 10। सामने वाली पार्टी ने, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, और उसने गुनाह किया, कि उसने सेकंड कॉल नहीं दी। मेरे बार बार इंटीमेशन देने पर भी उसने सेकंड कॉल नहीं दी। मैंने कहा भाई मेरे को आ गया गुस्सा, मैंने तेरे शेयर क्या कर दिए, फॉरफिट। मैं इसके शेयर फॉरफिट करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या एंट्री करूंगा। मैं एक शेयर के हिसाब से क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोल्ड अप मनी से, कोल्ड अप मनी कितनी है 10 रुपए, टू शेयर फाइनल कॉल, जो जो चीजें उसने नहीं दी। सर उसने एक फाइनल कॉल नहीं दी 1 रुपए की, टू शेयर फॉर 9 रुपीज। ये वो पैसा है जो उसने नहीं दिया, ये वो पैसा है जो आज तक दे चुका। ठीक है जी, हमने इस शेयर को फॉरफिट कर दिया। वो कितने रुपए पे कर चुका, 9 रुपए, और कितने रुपए नहीं दिए उसने, 1 रुपया। उसके 1 रुपया ना देने की गुनाह की सजा मैंने उसको क्या दी, मैंने कहा भाई तू आज से मेरा शेयर होल्डर नहीं है, भाग यहां से। क्या मैंने, देसी भाषा बात करूं तो, क्या मैंने उसके 9 रुपए मार लिए, आंसर इज यस। ये जो मैंने इसके 9 रुपए मार लिए, ऐसे 9 रुपए मुझे रोज मिलते हैं कि कभी कभी, कभी कभी। क्या ऐसे पैसे मिलना मेरा बिजनेस का काम है, आंसर इज नो। तो ये मेरा कैपिटल नेचर का क्या हो गया, इनकम। ठीक है जी, अब मैंने इसी शेयर को क्या कर दिया, री इशू। मैंने इसको 10 रुपए का था, 3 रुपए के डिस्काउंट में 7 रुपए में इशू कर दिया। ये 3 रुपए का डिस्काउंट है, तो हम नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं,
बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ डिस्काउंट लिखूं क्या? नहीं सर नहीं, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 रुपए का शेयर मैंने 7 रुपए में इशू कर दिया तो 3 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। फिर आपको ऐसे सिखाया जाता था बच्चों, रीइश्यू के समय जो डिस्काउंट होता है उसको डिस्काउंट नहीं बोलते, शेयर फॉरफिट बोलते हैं। आप भी कहते थे हाँ ठीक है। फिर आपको बताया जाता था कि इस 9 रुपए में से 3 रुपए माइनस करो, बाकी कितने बच गए? 6 रुपए। तो उसकी एंट्री करते थे शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6 रुपए, और 6 रुपए में हमने कहा ट्रांसफर कर दी कैपिटल रिजर्व में। एक्चुअल में तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 9 रुपए का आपको कैपिटल नेचर का बेनिफिट हुआ, 3 रुपए का आपने कैपिटल नेचर का डिस्काउंट दिया, तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर की इनकम में से माइनस करो, बाकी जो बच गए 6 रुपए ये कैपिटल रिजर्व सीआर में क्या कर दो? ट्रांसफर। फिर सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन होता था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। इसकी चर्चा और किसी दिन करेंगे। कैपिटल रिजर्व का नाम आपको बता देता हूं, लिखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। बस इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, कैपिटल रिजर्व। Capital reserve is that reserve which is created from capital nature profit। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में से बनाया जाता है, और इसको बनाना कंपलसरी है, क्योंकि फ्यूचर में कैपिटल नेचर के लॉस होंगे तो कहां जाओगे? आज आपको कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको जोड़ के रखो, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, उसको कैपिटल नेचर में डालना क्या है? कंपलसरी। तो ये 3 चीजें मैंने आपको सिखानी थी मैचिंग कॉन्सेप्ट की, और मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। पीरियड की इनकम एक्सपेंडिचर को मैच करना है, क्वांटिटी की इनकम एक्सपेंडिचर को मैच करना है, और नेचर की इनकम एक्सपेंडिचर को क्या करना है? मैच। ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, आज की स्टडी लगभग लगभग क्या होगी? फिनिश। ठीक है जी। कुछ और चर्चा भी मैं करना चाह रहा था, लेकिन वो चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या जो मैप पे करते हैं देखते हैं। फिलहाल के लिए बेटा ओके, मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बड़े ध्यान से समझ लेना ये सारी चीजें। ओके जी।